बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमैरा अरशद विद लेक्चर इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर 9 डिस्कस किया है, इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इवैल्यूएशन टेक्निक चैप्टर्स में हमने इवैल्यूएशन टेक्निक्स पढ़ी हैं, गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ा है, इवैल्यूएटिंग डिज़ाइन डिस्कस किए हैं। एवेल्युएटिंग डिज़ाइन में कॉग्निटिव वॉक थ्रू, ह्यूरिस्टिक्स और रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन हमने स्टडी किया है। अब हम फर्दर इसका नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे, जो है इवैल्यूएटिंग थ्रू यूज़र पार्टिसिपेशन, कि हम यूज़र पार्टिसिपेशन के थ्रू किस तरह से इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। यूज़र पार्टिसिपेशन इन इवैल्यूएशन टेंड टू अकर in the later stages of development when there is at least a working prototype of the system in place। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास कि यूज़र पार्टिसिपेशन, किसी भी सिस्टम को इवेल्युएट करने के लिए यूज़र की पार्टिसिपेशन हम उस वक्त अलाउ करेंगे जब इवेल्युएशन के लिए एटलीस्ट हमारे पास सिस्टम की प्रोटोटाइप तैयार हो। नॉट कम्प्लीटली हम सिस्टम की बात नहीं कर रहे, जस्ट इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जो सिस्टम की प्रोटोटाइप है एटलीस्ट वो डेवलप होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम जब हमने यूज़र पार्टिसिपेशन से इवेल्युएशन करवानी है तो उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट सिस्टम की प्रोटोटाइप होनी चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है। दिस में रेंज फ्रॉम अ सिमुलेशन ऑफ द सिस्टम इंटरेक्टिव कैपेबिलिटी विदाउट इट्स अंडरलाइंग फंक्शंस। स्टेजेस ऑफ इवेल्युएशन में हमारे पास दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, या आप ये कह लें कि टू डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ इवेल्युएशन है जिनको हम यूज़र पार्टिसिपेशन इवेल्युएशन के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दोज परफॉर्म्ड अंडर लेबॉरेटरी कंडीशंस। जब हमने यूज़र पर्सपेक्टिव से किसी भी सिस्टम को इवेल्युएट करवाना है तो हम किसी लाइब्रेरी में या हम किसी लेबॉरेटरी में रह के उसको इवेल्युएट करवा सकते हैं, या दोज कंडक्टेड इन द वर्किंग इन्वायरमेंट ऑन द फील्ड, या हम उसको किसी वर्किंग इन्वायरमेंट में या किसी फील्ड में जो कि हमारी रेलिवेंट फील्ड है वहाँ जाकर हम उसको इवेल्युएट करवा सकते हैं। इसमें एक तो ये है कि इवेल्युएशन परफॉर्म करने के लिए लेबॉरेटरी कंडीशंस आ जाती हैं, लाइक आप घर में भी इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, लाइक एक स्पेसिफिक स्पेस या स्पेसिफिक कंडीशंस में आपने किसी भी सिस्टम को इवेल्युएट करवाना है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि आपने फील्ड में जाके उसको डिप्लॉय किया है और मल्टीपल यूज़र की पार्टिसिपेशन से सिस्टम को इवेल्युएट करवाया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेबॉरेटरी स्टडी। लेबॉरेटरी स्टडी जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी लेबॉरेटरी में रहते हुए आपने उसकी टर्म और कंडीशन को फॉलो करते हुए अपने सिस्टम को इवेल्युएट करवाना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल। चूँकि हम ये किसी भी लेबॉरेटरी के अंदर अपने सिस्टम को इवेल्युएट कर रहे हैं, अपने सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट हैं, जो भी हमारे सिस्टम से रिलेटेड टूल्स हैं, वो सारे अवेलेबल होंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट। जैसे कि आप किसी लेबॉरेटरी में जब इवेल्युएशन परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें जो इन्वायरमेंट है वो आपको प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें कोई भी नॉइज़ नहीं होगी,
कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी, कोई थर्ड पर्सन आपको इंटरप्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये आपकी लेबॉर्ट्री स्टडी या लेबॉर्ट्री के अंदर आपने जब यूज़र पार्टिसिपेशन करवानी है तो उसके दो एडवांटेजेस हैं। नंबर वन क्या है, आपके पास सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होंगे, और सेकंड वन है हमारे पास अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट होगा, पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, जिसमें आप इजीली अपने सिस्टम की इवेलुएशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ कॉन्टेक्ट। लैक ऑफ कॉन्टेक्ट्स का मतलब ये है कि अगर जो इवेलुएशन आपने परफॉर्म करनी है, लाइक किसी भी सिस्टम पर आपने इवेलुएशन करनी है, तो क्या जिस लेबॉर्ट्री में आप इवेलुएशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या वो लेबॉर्ट्री उसके मुताबिक है कि टेस्टिंग का कॉन्टेक्स्ट नहीं है और आप वहाँ पर टेस्टिंग परफॉर्म करने चले गए हैं या आप इवेलुएशन परफॉर्म करने चले गए हैं, तो यहाँ पर आप एक मेजर डिसएडवांटेजेस जो है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्टी टू ऑब्जर्व सेवरल यूज़र कॉपरेशन। लाइक जैसे जब आप फील्ड में जाके इवेलुएशन करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपने किसी एरिया में जाना है, किसी फील्ड में जाना है, रेलिवेंट फील्ड में जाएंगे, वहाँ पर आपके पास मल्टीपल यूज़र होंगे और आप मल्टीपल वे से, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आप हर यूज़र का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप एक लेबॉर्ट्री के अंदर रहते हुए लेबॉर्ट्री में फिक्स नंबर ऑफ़ पीपल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड या मल्टीपल यूज़र्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि इसका एडवांटेजेस है कि हमें पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए आपकी कम्युनिटी जो है वो फिक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। फिक्स के मतलब आपकी लिमिटेड कम्युनिटी, रेलिवेंट लिमिटेड कम्युनिटी यहाँ पर होती है। सेकंड थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि अब ये कब लेबॉर्ट्री स्टडी को करना चाहिए, लाइक किन लेबॉर्ट्री स्टडी जो है वो कब करनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि अगर जो आपने सिस्टम बनाया है वो किसी डेंजरस लोकेशन के लिए सिस्टम बनाया है, वहाँ पर जाकर डिप्लॉय करना मुश्किल है, एक्चुअल टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो ऑब्वियसली इसके लिए आप फील्ड में नहीं जाएंगे, इसके लिए आप लेबॉर्ट्री स्टडी करेंगे, क्योंकि लेबॉर्ट्री के अंदर आप इजीली अपने सिस्टम को इवेलुएट कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास स्पेसिफिकली वॉर कंडीशंस के लिए हैं या मिलिट्री के लिए आपने इंटरेक्टिव सिस्टम बनाया है, तो उसको आपने लाइक किसी भी अननोन पर्सन को आपने डिटेक्ट करना है या कोई भी इक्विपमेंट है उसको आपने डिटेक्ट करना है, इस तरह का कोई आपने मिलिट्री से रिलेटेड सिस्टम बनाया है, तो इसको आप एक प्लेस पर जाकर, इस फील्ड में जाकर इसको टेस्ट करना मुश्किल है। इसके लिए आप लेबॉर्ट्री स्टडी को प्रेफर करेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिंगल कंस्ट्रेंट टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए भी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग जो है वो सूटेबल है। बेस्ट ये है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट हो, प्रॉपरली आपका जो है चेक एंड बैलेंस हो, एग्जैक्ट आपकी इवेल्युएशन हो, तब आप इसके लिए लेबॉर्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसके लिए आप एक एग्जांपल ले लें, जिस तरह से आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है और आप उसको अपने टैबलेट पे यूज़ करते हैं, ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं कि आप उसको इवेलुएट भी करवाएं, लेकिन जस्ट जो आपने एप्लीकेशन डेवलप करवाई है यूज़र उसी को इस्तेमाल करे, उससे बाहर जो है वो कोई भी आपका फ़ोल्डर ओपन ना करें या कहीं इधर उधर फोल्डर में मूव ना करे, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं यूज़र को कि वो आपके टैब को आपके सामने ही यूज़ करे। ठीक है, ये आप कंडीशन लगा देते हैं कि आपने इन पर्सपेक्टिव में रहते हुए आपने सिस्टम को इवेलुएट करना है और मुझे आउटपुट देनी है, तो इस पर्पस के लिए आपके पास लेबॉर्ट्री टेस्टिंग सूटेबल है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फील्ड स्टडी। जब आपने फील्ड स्टडी करनी है, जब आपने फील्ड में जाके स्टडी करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं।
वन बाय वन एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट, कि जिस फील्ड के लिए प्रोडक्ट डेवलप किया है इस इन्वायरमेंट में जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इवेल्युएशन परफॉर्म करेंगे। लेबॉर्ट्री स्टडी में क्या होता है कि आप लेबॉर्ट्री में जाकर स्पेसिफिक प्लेस पे रहते हुए आप इवेल्युएशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन फील्ड स्टडी में क्या है, आपको नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लाइक जो जिस इन्वायरमेंट के लिए आपने प्रोडक्ट को डेवलप किया है उसी इन्वायरमेंट में जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपनी प्रोडक्ट को इवेल्युएट करेंगे और उसके आउटकम आप गेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आ जाता है कॉन्टेक्स्ट रिटेन। जिस पर्सपेक्टिव में प्रोडक्ट को बनाया है वो भी अपनी जगह पे मौजूद होना चाहिए। लाइक आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपने प्रोडक्ट को बनाया है वो एक प्रॉपर होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट फील्ड स्टडी का ये है कि यहाँ पर आप अपने कॉन्टेक्स्ट को रिटेन कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक आपने कोई ऑब्जर्वेशन की है और उसके मुताबिक आपको ये लग रहा है कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा चेंज करें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, आपको सूटेबल जो है वो आउटकम मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आप अपने कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। फील्ड स्टडी का थर्ड इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पॉसिबल। फील्ड स्टडी में जब आप इवेल्युएशन करते हैं या फील्ड स्टडीज़ में जाते हैं तो यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लाइक अगर आप लेबॉर्ट्री स्टडीज़ करते हैं तो वो आपको 1 दिन या 2 दिन प्रोवाइड किए जाते हैं या मैक्सिमम आपको 1 और 2 वीक प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जब आप फील्ड में जाके अपना काम करना चाह रहे हैं, इवेल्युएशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको महीनों और सालों भी लग सकते हैं। इसी बेस पर फील्ड स्टडी को लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहा गया है कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में आपको मल्टीपल डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे, जहाँ पर आप अपना कॉन्टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, अपना डाटा जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, यानी कि आप सालों और महीनों भी फील्ड में रहकर अपने वर्क को, अपनी प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। फील्ड स्टडी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पर। सबसे पहला है डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि डिस्ट्रैक्शन सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप फील्ड में जाएं और फील्ड में जाके आपने कम्युनिटी, अपनी टारगेट कम्युनिटी को हिट करना है, ये एक कह लें कि मेजर टास्क है। लाइक अगर आप किसी लेबॉर्ट्री में रहते हुए इवेल्युएशन करते हैं तो उसमें क्या है, लेबॉर्ट्री में या आप किसी ऑफिस में हो या किसी स्पेसिफिक प्लेस में हो तो उसमें आपको पता है कि ये मेरी टारगेट कम्युनिटी है, ये यहाँ पर अवेलेबल है। लाइक अगर आप किसी ऑफिस में हैं, आपने अपने बॉस के थ्रू किसी एम्प्लॉय को कॉल की है और वो एम्प्लॉय आपके पास आ जाता है और सिंपल आप उससे इवेल्युएशन करवा सकते हैं। लेकिन जब आप फील्ड स्टडी में होते हैं तो यहाँ पर कम्युनिटी को गैदर करना, देन उनसे अपने इवेल्युएशन करवाना, ये एक मेजर टास्क है। इसलिए जब आप फील्ड स्टडी करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसएडवांटेज नॉइज़। ऑब्वियसली जब आप लेबॉर्ट्री में रहते हुए, लेबॉर्ट्री में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वहाँ पर आपके पास वार्निंग्स होती हैं। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं और अपना वर्कआउट करते हैं, देन वहाँ पर आपके पास मल्टीपल पीपल्स होते हैं, कोई आपके पास रूल्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लोग आपस में लाइक आपके जो यूज़र हैं वो आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइक आपके ग्रुपिंग में जो है वो यूज़र इवेल्युएशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास नॉइज़ क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा आपके पास इन्वायरमेंटल नॉइज़ भी आ सकती है, लाइक ट्रैफिक का शोर है या कोई म्यूज़िक, लाइक इस तरह से भी आपके पास नॉइज़ हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि फील्ड स्टडी कब परफॉर्म की जाए या किस जो है वो किन सिचुएशन में सूटेबल है।
वेयर कॉन्टेक्स्ट इज़ वेयर कॉन्टेक्स्ट इज़ क्रिटिकल फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये उस वक्त सूटेबल है जब आपकी स्टडी जो है वो आपने लॉन्गिट्यूडनल ऑब्ज़र्व करना हो, यानी कि ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, साल के लिए या महीनों के लिए आपने किसी भी स्टडी पे वर्कआउट करना हो, तो फिर आपके लिए फील्ड स्टडी जो है वो सूटेबल है। लाइक आपको किसी लंबे अरसे के लिए चेक करना है कि जो सिस्टम आपने बनाया है वो इस कॉन्टेक्ट में है या नहीं है, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही, या आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपने चेंज कर दिया है, तो देन आप दोबारा से उसको इवेलुएट करवाएंगे। यहाँ पर फील्ड स्टडी में आपके पास डिफरेंट कंडीशंस और टर्म्स आ जाते हैं जिनको आपने फुलफ़िल करना होता है। और फील्ड स्टडी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फील्ड स्टडी उस कंडीशन में सूटेबल है जब आपने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अपनी इवैल्यूएशन करनी है, महीनों और सालों, आपने अपने सिस्टम को ऑब्ज़र्व करना है, उसकी आउटपुट को चेक करना है कि क्या आपकी आउटपुट एग्जैक्ट है, यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। उस सिचुएशन में आपके पास फील्ड स्टडी सूटेबल है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है इवेल्युएटिंग इम्प्लीमेंटेशन। इवेल्युएटिंग इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन। Experimental evaluation, one of the most powerful method of evaluating a design or an aspect of design to use a controlled experiment। आप प्रोडक्ट पर इवेल्युएशन को बार बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन है। तो एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन में आप क्या करेंगे कि जो भी आपने प्रोडक्ट को डेवलप किया है उसमें आप मल्टीपल टाइम इवेल्युएशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जो भी इसका रिज़ल्ट आ रहा है उसकी बेस पर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है, आपने इसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, आपकी जो भी आउटपुट है वो आप इसमें मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन में फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल्ड इवेल्युएशन ऑफ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्टिव बिहेवियर। इवेल्युएटर चूज हाइपोथेसिस टू टेस्ट। यहाँ पर हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस आपके पास दो तरह के होते हैं जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं। लाइक हाइपोथेसिस बेसिकली ये है कि आप कोई भी प्रिडिक्शन कर लेते हैं, पहले से ही आप एक अज्यूम कर लेते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने जा रहे हैं या किसी भी सिस्टम की इवेल्युएशन करना चाह रहे हैं, तो एट द एंड जो रिज़ल्ट है आपके पास वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपके पास हाइपोथेसिस है। अपकमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस की टाइप कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर कंसीडर्ड विच डिफर ओनली इन द वैल्यू ऑफ सम कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन में आप क्या कर सकते हैं कि बार बार इवेल्युएशन करेंगे और उसी की बेस पे आप इसको डिसीजन जो है, जो आपका फाइनल डिसीजन है, उसको डिसाइड करेंगे। सबसे बेहतरीन मेथड ये है कि आपके पास कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करें, और इसमें इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट होंगे जो कि एक्यूरेट होंगे। इसका मतलब ये है कि जो एक्यूरेट रिज़ल्ट अभी मैं आपसे कह रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट एक्यूरेट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो ट्रू पिक्चर दे रहा होगा, क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आपके पास आउटपुट आई है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आपने रिज़ल्ट को जनरेट किया है। दिस प्रोवाइड एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर क्लेम और हाइपोथेसिस। जैसे कि अभी मैंने हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताया है कि हाइपोथेसिस हमारी कोई भी प्रिडिक्शन है किसी भी आउटपुट से किसी भी जो भी हमारे पास आउटपुट आनी है इवेल्युएशन की, उसकी हम पहले से एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं जो कि हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसकी बेस पर क्लेम करेंगे इस प्रोडक्ट पर हमने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किया है और ये हमारे पार्टिकुलर रिज़ल्ट हैं, यानी कि उसको जस्टिफाई करेंगे कि हमने इतनी दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट किया है इस पे, और इस पे हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है वन बाय वन। और देन आपके पास यानी क्या, जब आप मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके पास एक एविडेंस होगा कि आपने अपने प्रोडक्ट पर मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट
परफॉर्म किया है और ये पर्टिकुलर रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये जस्ट आपके एक जस्टिफिकेशन के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, जिसमें सब्जेक्ट, वेरिएबल, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ जाता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हमने सोचना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना। देन हमारे पास पार्टिसिपेंट चूज़न आ जाता है कि कौन से पार्टिसिपेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे। लाइक आपकी रेलिवेंट कम्युनिटी है, इरेलीवेंट कम्युनिटी है, कौन से आपके टारगेटेड यूज़र हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। वेरिएबल, टेस्ट एंड मैनिपुलेट, कौन से पॉइंट वेरिएबल होंगे जिनको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक कुछ हम वैल्यूज़ सेट कर लेते हैं कि आपकी जो रेंज है आप इनको चेंज कर सकते हैं। कुछ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमने यूज़र्स को बतानी है इवेल्युएशन के वक्त कि आप इन चीज़ों को या इन वैल्यूज़ को ड्यूरिंग इवेल्युएशन चेंज कर सकते हैं और इन फंक्शंस को या इन फीचर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट आ जाता है और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ जाता है, जिसमें आप डिफरेंट हाइपोथेसिस लाइक नल हाइपोथेसिस और अपना जो एग्जैक्ट आपका नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप जो जनरेट करते हैं उसको आप टेस्ट करते हैं और देन आप अपना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फाइनलाइज करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आप ये करते हो हाउ यू गोइंग टू डू इट। इसके बाद हमारे पास पार्टिसिपेंट आ जाते हैं। पार्टिसिपेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें अगर तो आपके पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक आपके जो भी आपने एप्लीकेशन डेवलप की है वो सब पार्टिसिपेंट उस एप्लीकेशन को यूज़ करना जानते हैं, उनके बारे में हाउ नाउ है, उसके फीचर्स, फंक्शनलिटी, तो आपके पास एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट आएगा। लाइक अगर आप इसको मल्टीपल कम्युनिटी के पास जाते हैं, मल्टीपल यूज़र से उसको इवेल्युएट करते हैं, देन आपके पास जो है वो डिफरेंट रेट ऑफ इवेल्युएशन आएगा। ये आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहली इसमें समझने वाली बात यह है कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल बेसिकली चेंजेबल वैल्यू होती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। अब दो तरह की फर्दर इसकी टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज टू प्रोड्यूस डिफरेंट कंडीशंस। लाइक आपके पास इंटरफेस स्टाइल है, नंबर ऑफ मेन्यू आइटम है जिनको आप चेंज कर सकते हैं और ये इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती। लाइक अगर आप इसका स्टाइल चेंज करें, मेन्यू चेंज करें, तो इससे किसी दूसरे वेरिएबल पे इफ़ेक्ट नहीं होगा या किसी दूसरे फंक्शन पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसको आप कहते हैं कि ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर इन द एक्सपेरिमेंट लाइक टाइम टेकन एंड नंबर ऑफ एरर। अब जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें आप मेजरिंग परफॉर्म करते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं। लाइक आपके पास एग्जांपल में दिया है टाइम टेकन कि किसी भी लाइक आपने कोई प्रोग्राम रन किया है तो उसको उसकी आउटपुट आने में या वो जब रन हो रहा है तो उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ये आपका डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, आपके एल्गोरिदम पे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। नंबर ऑफ़ एरर जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपने जो कोड लिखा है या एल्गोरिदम लिखा है उसमें कितने एरर हैं, लाइक उसमें कितने बग्स आ रहे हैं, उन बग्स की बेस पे एरर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। लाइक आपका एक वेरिएबल है, आप उसको चेंज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल जो है वो भी चेंज हो जाता है, कलरिंग स्कीम चेंज हो जाती है। या एक वेरिएबल को रिमूव करने से दो वेरिएबल हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? लाइक टू बटन्स हैं, वो दोनों बटन जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अब एक बटन को रिमूव करें तो दूसरा बटन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। तो ये आपके पास डिपेंडेंट चीज़ आ जाती है कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती है। ये आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम होती है उसको हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और वो जो प्रिडिक्शन है वो हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस है। प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम फ्रेम्ड इन टर्म ऑफ IV एंड DV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसकी एग्जांपल है, एरर रेट विल इंक्रीज एज फॉन्ट साइज डिक्रीज। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या क्रिएट हुआ है कि जब आप फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करते जाएंगे तो एरर रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप फ़ॉन्ट साइज़ को मिनिमम करते जाएंगे तो उसको देखने में प्रॉब्लम होगी, यूज़र उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली जब नज़र नहीं आएगा तो यूज़र उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा, इसलिए फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हाइपोथेसिस हमारा क्या जनरेट हुआ है कि एरर रेट विल इंक्रीज, एरर रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा जब हमारा फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इसके अल्टरनेट जो हमारा नल हाइपोथेसिस जनरेट हुआ है वो क्या है, स्टेट्स नो डिफरेंस बिटवीन कंडीशन, कि आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करो डिक्रीज़ करो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। एम टू डिसप्रूव दिस। अब जो हमारा एम है नल हाइपोथेसिस का वो ये है कि हमने इसको डिसप्रूव करना है। ठीक है, जो हमारा हाइपोथेसिस है वो हमने क्या बनाया है कि जब फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा तो एरर इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन नल हाइपोथेसिस हमारा क्या कह रहा है कि आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। नल हाइपोथेसिस का सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है, एम टू डिसप्रूव दिस, कि आपने इसको डिसप्रूव करना है। तो वो किस तरह से डिसप्रूव होगा, सिंपल सी इजी सी बात है कि नल हाइपोथेसिस इज इक्वल नॉट चेंज विद फॉन्ट साइज, कि जब आप ये कह रहा है कि आप फॉन्ट साइज चेंज करो ना करो उसका जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये रिजेक्ट हो जाएगा और हमारा प्रिडिक्ट आउटकम जो है वो ट्रू हो जाएगी कि जब फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा तो एरर रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमारे पास एक और एग्जांपल है, इससे हम इसको समझते हैं कि हमारा प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम में हमने जो है वो ये प्रिडिक्ट किया है कि जब आप मेन्यूज़ को इंक्रीज़ कर दोगे, आपके पास बड़ी कंसाइज मेन्यूज़ हैं, 2 और 3 जो है वो आपके पास मेन्यू है, मेन्यू के अंदर ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि मेन्यू जो है उनको बढ़ा दो, उनके अंदर जो लिस्ट है उसको अगर आपके पास 5 है तो उसको 10 कर दो या 15 कर दो। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन क्या है कि जब आप मेन्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली आप उसमें से सर्च करोगे, आपको देखना पड़ेगा, तो उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जबकि इसके अल्टरनेट हम नल हाइपोथेसिस ये क्रिएट करेंगे कि आप मेन्यूज़ बना दो और आपका टाइम कम ही लगेगा। तो ये आपके पास एक नल हाइपोथेसिस जनरेट हो गया जिसको हमने रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट किस बेस पे करना है कि जितनी चीज़ें कम होंगी उतना ही उसमें उसको परफॉर्म करने में टाइम कम लगेगा, और जितने ही आपकी मेन्यू की लिस्ट इंक्रीज़ होती जाएगी उसमें से सर्च करना, उसको फाइंड करना और देन वो एक्शन परफॉर्म करना, तो उसमें आपका वक्त ज़्यादा लगेगा। इस तरह आपका ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, एक है विद इन ग्रुप डिज़ाइन और सेकंड वन है हमारे पास बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। अब देखते हैं कि विद इन ग्रुप डिज़ाइन में क्या है। ईच सब्जेक्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट अंडर ईच कंडीशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो इसका जो नाम है उस पर थोड़ा सा फोकस करें। विद इन ग्रुप डिज़ाइन कि आपने जो इवेल्युएशन परफॉर्म करवानी है वो आप ग्रुप के थ्रू करवाओगे। ठीक है, आपके पास 5 पीपल्स का एक ग्रुप है, 5 लोग हैं, और उसमें आप क्या करोगे कि इंडिविजुअली एक एक फीचर सबको दे दोगे। आप किसी से कहोगे कि वो ऐड कर दे, किसी को कहोगे कि डिलीट कर दे, किसी से कहोगे कि मॉडिफाई कर दे। ठीक है, ये आप इंडिविजुअली टास्क जो है वो दे देंगे। अब क्या है कि हर जो आपका यूज़र है वो उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा और उसने जो उस
उससे लर्न किया है वो अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स को भी बता देगा कि मैंने इसमें एडिशन किया है, एडिशन करते हुए मुझे ये प्रॉब्लम आई है, मॉडिफाई किया है, तो इस फीचर को मॉडिफाई करते हुए मुझे इन प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ा है और ये इसमें एरर आया है। और थर्ड वन भी इसी तरह से अपना जो भी उसका एक्सपीरियंस होगा वो अपने ग्रुप मेंबर के साथ शेयर कर लेगा। ये इवेल्यूएशन है आपकी विद इन ग्रुप कि आप एक ग्रुप में क्या करते हैं, इंडिविजुअली मेंबर्स को एक एक फीचर दे देते हैं कि इसकी इवेल्यूएशन करो, इस पे टास्क परफॉर्म करो, और जो भी उसने उससे लर्न किया है, जो भी उसका एक्सपीरियंस हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस बता देगा दूसरे ग्रुप मेंबर को। और इसी तरह फर्स्ट जो है एक बंदा जो है, एक यूज़र जो है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो बाकी दो मेंबर के साथ डिस्कस करेगा, सेकंड वन जो है वो भी अपना एक्सपीरियंस अपने ग्रुप मेंबर के साथ शेयर करेगा, और थर्ड वन जो है वो भी आपके पास जो भी उसका एक्सपीरियंस हुआ है वो उसके साथ शेयर कर लेगा। तो ये विद इन ग्रुप आप डिफरेंट फीचर एलोकेट करते हुए या डिफरेंट मॉड्यूल इंडिविजुअली पार्टिसिपेंट को एलोकेट करते हुए विद इन ग्रुप इवेल्युएशन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली जब आप अपना एक्सपीरियंस एक्सचेंज करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसमें आपकी लर्निंग पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, लेस कॉस्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली आप अगर इंडिविजुअली देंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन विद इन ग्रुप जब करेंगे तो आपकी जो है वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और आप देखें इसमें जो आपका आगे लिखा हुआ है, सफ़र फ्रॉम यूज़र वेरिएशन, लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम वेरिएशन। इसका मतलब ये है कि चूँकि एक मॉड्यूल एक यूज़र को दिया हुआ है, तो उसको जो भी उसमें वेरिएशन मिली है, उसको इसके साथ जिस चीज़ का भी एक्सपीरियंस हुआ है, लाइक उसके पास उसको बग्स कोई मिला है, या उसका सिस्टम हैंग हुआ है, या कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम आई है, जो भी उसने सीखा है वो जस्ट एक यूज़र के साथ हुआ है वो, और वो अपना एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर कर देगा। यानी कि इंडिविजुअल यूज़र उस फीचर पे अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ एक ने परफॉर्म किया है और जो भी उसका एक्सपीरियंस हुआ है उसने वो शेयर कर लिया है। तो यहाँ पर जो भी आउटकम आई है वो क्या है, आप उसको कह लो कि एक स्पेसिफिक आउटपुट है, उसमें वेरिएशन नहीं है। ठीक है। अगर तो एक मॉड्यूल पे इंडिविजुअली एक मॉड्यूल है और उस पर मल्टीपल पीपल एक्शन परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट जो है वो आउटकम आई है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि वेरिएशन है। लेकिन जब एक ही बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है और उसी ने अपना एक्सपीरियंस बाकी मेंबर्स के साथ शेयर करना है, तो यहाँ पर आउटकम की वेरिएशन जो है उसके चांसेस कम हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। अब बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन क्या है, ईच सब्जेक्ट परफॉर्म अंडर ओनली वन कंडीशन। अब देखिए विद इन ग्रुप में क्या था कि आपके 3 मेंबर हैं, उनको एक एक मॉड्यूल दे दिया है और वो उस पर वर्क परफॉर्म उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, और उसी एक्सपीरियंस जो भी उसका एक्सपीरियंस होता है वो अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास इंडिविजुअली यूज़र जो हैं वो टास्क परफॉर्म करेंगे। लाइक अगर 5 टास्क हैं तो हर यूज़र उन 5 टास्क को इंडिविजुअली परफॉर्म करेगा, और हर कोई अपना अपना इंडिविजुअली एक्सपीरियंस बताएगा कि उसके साथ उसने क्या एक्सपीरियंस लिया है, उसने क्या इससे लर्न किया है, उसकी क्या आउटकम है। नो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एंड थर्ड वन इज़ मोर यूज़र रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा आपको यूज़र रिक्वायर्ड है। लाइक अगर आपके 10 फीचर हैं तो इसको 10 फीचर्स के लिए आप हर यूज़र इंडिविजुअली यूज़र ने सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, तो इसके लिए आपको यूज़र कम्युनिटी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लास्ट वन पॉइंट आपके पास आ जाता है, वेरिएशन कैन बाइस रिजल्ट। ऑब्वियसली जब आप जैसे कि ग्रुप डिज़ाइन में क्या था कि एक ही बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जो भी उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ होता है, जो भी उसने लर्न किया है, ठीक है, और वही उसका जो एक्सपीरियंस है उसने बाकी दो अपने मेंबर्स को या 3 मेंबर जितने भी मेंबर हैं उनको बता दिया कि मैंने इससे ये एक्सपीरियंस किया है। अब यहाँ पर विद इन ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है कि चूँकि इंडिविजुअली सब यूज़र ने टास्क परफॉर्म करने हैं, तो वो इंडिविजुअली अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास रिज़ल्ट में बाइसनेस आएगी।
कुछ यूज़र हैं जो कि सेटिस्फाई होंगे, कुछ डिसएग्री होंगे, कुछ सेटिस्फाई नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आउटपुट की समझ नहीं आई होगी। इस तरह से जब आपकी कम्युनिटी बढ़ जाएगी तो आपके पास रिज़ल्ट में वेरिएशन भी आएगी और आपका रिज़ल्ट बाइस भी होगा। यहाँ पर आज का लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब यहाँ पर मैं आज का लेक्चर समराइज़ कर देती हूँ। आज के लेक्चर में हमने इवेल्युएटिंग इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी है, इवेल्युएटिंग थ्रू यूज़र पर्सपेक्टिव पढ़ा है, जिसमें हमने लेबोरेटरी स्टडी डिस्कस किया है, उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखे हैं कि लेबोरेटरी स्टडी में आपके पास इक्विपमेंट होते हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट है, और डिसएडवांटेज में हमने लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखा है, और सेकंड पॉइंट हमने देखा है कि डिफरेंट ऑफ ऑब्जर्व सेवरल यूज़र कोऑपरेशन, और ये भी हमने स्टडी किया है कि लेबोरेटरी स्टडी कब करनी चाहिए, किन सिचुएशन में लेबोरेटरी स्टडी सूटेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई थी फील्ड स्टडी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमारे पास एडवांटेजेस में हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट रिटेन आ जाता है, और लॉन्गिट्यूड स्टडी आ जाती है। इसी तरह इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए, डिस्ट्रैक्शन और नॉइस, और हमने ये स्टडी किया कि फील्ड स्टडी कब सूटेबल है, जब आपने लॉन्गिट्यूड स्टडी को परफॉर्म करना हो या ऑब्जर्व करना हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इवेल्युएटिंग इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल इवेल्युएशन को स्टडी की है, उसके फैक्टर्स को डिस्कस किया है, वेरिएबल्स को डिस्कस किया है जो कि चेंजेबल हैं। वेरिएबल्स की टू टाइप हमने डिस्कस की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस को डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रिडिक्शन आउटकम और नल हाइपोथेसिस को समझा एग्जांपल से। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिसमें हमने दो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डिस्कस किए, विद इन ग्रुप डिज़ाइन और बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। यहाँ पर आज के लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।